वीणा वादिनी हंस वाहिनी माँ शारदे को शत नमन करते हुए परम पूज्य वात्सल स्वरूप श्रद्धेय दीदी माँ जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हूँ। मैं संवित गुरुकुलम परिवार की ओर से संवित सम्मान सेमिनार हेतु सभागार में उपस्थित सम्माननीय मंचस्थ विद्वजनों को हृदय की अनंत गहराइयों का से वंदन अभिनंदन करते हैं। अब मैं विद्यालय निदेशिका सुमन दीदी, शिक्षा निदेशिका नूतन मैम एवं विद्यालय प्राचार्य जी के से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री राजीव जी, रथी जी एवं गणमान्य अतिथि महानुभावों के साथ मां शारदे का दीप प्रज्वलन कर भारतीय संस्कृति की आर्ष परंपरा को जीवंतता प्रदान करने को अग्रसर हों। पौधे हैं जिन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचा जा। The innate potential of our children with knowledge, advancement and spiritual learning that makes them not only a human being, that makes them a real human being. संवित गुरुकुलम की वृंदावन ब्रांच एक रिहायशी गर्ल्स स्कूल है। नालागढ़ संवित गुरुकुलम हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ। Our children with knowledge or learning that makes them not only a human being, that makes them a real human being. संवित गुरुकुलम की वृंदावन ब्रांच एक रिहायशी गर्ल्स स्कूल है। नालागढ़ संवित गुरुकुलम लड़कों के लिए है जो उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और सेवा भाव से परिपूर्ण। निदेशिका सुमन लता दीदी जी, शिक्षा निदेशक नूतन मैम जी, शिशुपाल सर जी एवं महेश खंडेलवाल जी, श्री राही जी एवं राजलक्ष्मी संवित गुरुकुलम सैनिक विद्यालय नालागढ़, संवित गुरुकुलम सिजई, संवित गुरुकुलम ओंकारेश्वर एवं ब्रह्म रतन विद्या मंदिर से पधारे समस्त शिक्षक गण एवं प्रधानाचार्य जी को मेरा वंदन अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
बढ़ाने की अनुमति लेते हुए मैं अब विद्यालय संगीत विद्यालय वृंदावन की कोकिला बहनों का स्वागत गान के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
बहुत बहुत साधुवाद। मिलकर आपस में स्नेह स्पंदन मिलकर आपस में स्नेह स्पंदन करते हैं, मौन वाणी से हृदय में गुंजन करते हैं, संकल्पकृत हो संविद के लिए दीदी माँ जी के आगे झुककर वंदन करते हैं। आज दीदी माँ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज दीदी माँ जी अस्वस्थ हैं, किंतु उनकी अनुपस्थिति में भी हमें वो दिखाई देती है, विराजमान है और आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। उनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहती हूँ। मानव जीवन सदा से प्रकाशोन्मुखी है, बात चाहे भीतर की हो या बाहरी जगत की। प्रकाश के अक्षय स्रोत के रूप में जहाँ उसने सूर्य को आराध्य देव बनाया, तो जीवन के अंधेरे कोणों को प्रकाशित करने के लिए उसने अपनी आस्था का दीपक जलाया। प्रकाश का वो स्रोत बाहर है तो भीतर भी। कोई बिरला ही अपने भीतर के प्रकाश को ढूंढकर बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है और प्रकाश पथ पर बढ़ने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करता है। साधना के इस दुर्गम पथ पर बिरले ही बात पांवों को बढ़ा पाते हैं, पर धन्य है पूज्य दीदी माँ जी, जो अपने दिव्य अनुभवों की पूंजी मानव कल्याण के लिए दोनों हाथों से लुटा रही है। हम सभी जानते हैं कि महापुरुषों का जीवन महान घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं की पूंजीभूत रूप होता है। कुछ को महानता विरासत में मिलती है और कुछ महानता को अर्जित करते हैं। दुर्घटनाओं के मध्य भी कमल की भांति खिलकर महापुरुषों ने महानता को अपनी बहुमुखी मीरास से अर्जित कर कली का चटक कर खिलना, फिर फूल बनना, फल का निर्माण करना और एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्माण का मूल है, शाश्वत सत्य है, जिस पर सृष्टि आधारित है। कल्पना कीजिए यदि कलिका को ही तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कहां से फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार जननी ही सृष्टि का मूल है। यदि उस मूल कन्या भ्रूण को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर सृष्टि की कल्पना कैसे की जा सकती है। उसी विभीषिका से मानवता को बचाने का प्रयास कर रही है मेरी पूज्य श्रद्धेय दीदी माँ जी। दीदी माँ जी कहते हैं, मन वात्सल्य के भावों से भर जाता है, लगता है सारी सृष्टि का आधार इसी एक वाक्य में सिमट कर आ गया है। इसलिए महत्व, वात्सल्य, प्रेम इन दोनों शब्दों के जुड़कर एकाकार हो गए हैं। यह गंगा की वह पवित्र धारा है जो कल कल करती हुई समाज के सारे कलश को पुण्य में परिवर्तित कर रही है। आज मानवता इसे शत शत नमन करते हुए अपने आप को धन्य मान रही है। कहते हैं ईश्वर स्वर्ग में है, नहीं, ईश्वर हम आप में विराजमान है। मनुष्य का कर्तव्य ही उसे ईश्वरत्व प्रदान करता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही देव को दानव बनाता है। उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे समाज और दानव से मानव बनाने का जीता जागता मेरी दीदी माँ, जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रूपी राक्षस का हवन करने का बीड़ा उठाया था और इस ग्राम ने इस राक्षस की जड़ को ही काट दिया। दूसरी ओर समाज से कन्या भ्रूण हत्या से बची बच्चियों को सड़क पर छोड़ दिया। ऐसी बच्चियों का पालन करते हुए दीदी माँ जी ने अपना वात्सल्य लुटाया। यही नहीं, मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्वविचार पर आधारित भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों से उत्पन्न संस्कार युक्त गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान करने हेतु बेटियों के बहुमूल्य विकास को ध्यान में रख करके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संविद गुरुकुलम वृंदावन में के नाम से स्थापित किया, जिसमें अध्ययन कर आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त गंगा जल से सिंचित होती है। अंत में दीदी माँ जी हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दीदी माँ जी हमारे इसलिए ही प्यारे भैया जी, निष्ठा के प्रति दीदी माँ जी को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए मूलतः सीए की उपाधि से विभूषित वात्सल्य ग्राम की मातृ संस्था परम शक्ति पीठ के राष्ट्रीय सचिव हैं। जहाँ जहाँ संस्था के प्रकल्प हैं वहीं संपूर्ण देश के में भैया जी का प्रवास होता है। एक प्रकार से दीदी माँ जी के सामाजिक स्वप्न को पूर्णता प्रदान करने हेतु प्रतिपल समर्पित होते हैं। ऐसे हैं हमारे भैया जी। अब मैं अपने साथी
प्रीति मैम को आमंत्रित करती हूँ। We feel honored to have with us the venerable dignitaries. Their Excellency hardly need an introduction. With huge round of applause, I would like to welcome our Chair Ratnaya ji, Secretary of PSP, our Director Suman Didi ji, a builder of administration, Education Director Nutan Ram ji, she is a reformer, Mr. Rajiv ji, a well-known personality, Shishupal sir ji, an inspiration for us, Preeti sir ji, a renowned member of Samvid Advisory Board. Uma Shankar ji is a journalist from Vatsalya Gram. Welcome sir. Respected Principal Ma'am, Mrs. Astha Bhardwaj ji. Mahesh Khandelwal ji, a well-known industrialist. Heartiest welcome all of you. Now, I would like to request our Educational Director, Nutan Ma'am, for welcome speech. Welcome speech. Yes, please welcome. भारत के बड़ी वेलकम हाँ standing वेलकम डायरेक्टर सुमन दीदी। आप संविद गुरुकुलम की सभी शाखाओं में डायरेक्टर और चेयरपर्सन की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। संस्था से जुड़े हर पहलू पर आपकी गहरी पकड़ है। आपका नेतृत्व हमें कर्मठता और सहृदयता की सीख देता है। मैं आपका स्वागत करती हूँ। Last but not the least, we welcome our flag bearers, head or in charges of the branches of Samvid Gurukulam and Krishna Brahmadat Vidya Mandir. We welcome all our staff members as well.
जिनकी कर्मठता, कर्तव्य परायणता हमारी संस्थाओं के लिए उर्वरक का काम करती है। आप सबका स्वागत है। मैं महेश खंडेलवाल, जो कि एक नामी इंडस्ट्रिस्ट है, उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचा। मैं भैया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री राजीव गुप्ता जी को उपवस्त्र स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत सम्मान करें। भैया जी। मैं इसका धन्यवाद सर जी। और मैं श्री प्रति सिंह जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। उन्हें भैया जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रतिदिन के सम्मान स्वागत स्वरूप उपवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट दें। श्री प्रति सिंह जी। अब मैं भैया जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि श्री शिशुपाल सिंह सर जी का उपवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर भेंट दें। शिशुपाल सर। आशीर्वाद दें। पुनः भैया जी से अनुरोध करती हूँ कि महेश खंडेलवाल जी का भी सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह उपवस्त्र दें।
भैया जी, सुमन दीदी, नूतन मैम, प्राचार्य, सभी का मैं पुनः वंदन अभिनंदन धन्यवाद करती हूँ। अब मैं विद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक धनंजय सर और सुमित सर से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और भैया जी को उपवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियों की गूंज में कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम नहीं। विद्या देने वालों को वात्सल्य भूमि पर जन्नत मिलती है, और जब दीदी माँ जी का साथ होता है तो हिम्मत मिलती है। आज थोड़ा उसका अभाव लग रहा है, आपकी तालियों से पता लग रहा है। Learning never exhausts the mind. In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. It is truly said by the well-known painter and artist, Leonardo da Vinci. Today, we all are gathered here to explore, to learn, and to share our learning outcomes. Namo Narayan to all dignitaries and delegates. With great joy and immense exultation, I, Preeti Soni, feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for Samvid Samvaya. Before going to start, I shall be very thankful to our Chairman Bhaiya Ji, our Director Suman Didi Ji, our Education Director Nutan Ma'am Ji, our Principal Ma'am Astha Bhardwaj Ji. It's a matter of great pride for us that today we are sitting together with our Samvid family. This is called a Samvid family, right? Yes. So we all are here? Yes. Great. So, we are sitting together with our Samvid family, whose credit goes to you all. We have got a golden opportunity to not only learn but also share our experiences and take our Samvid to greater heights. So please give a huge round of applause for yourself. Now, I am profusely elated to take an opportunity to introduce our venerated speaker, Mr. Rajiv Gupta ji. Sir, actually when I was going for your profile, I was amazed to see that a number of things were there, and I need to point out certain things that you... I think you can skip it. It's not a matter of skill, sir. We are blessed with that you are having full of experiences. He is an engineer from IIT, a management graduate from TMT, and has over 3 decades of industry experience. He is a managing director, senior advisor of European Business Group, founder director as well. Sir, with this incredible profile, I would like to invite our respected speaker on the stage for sharing his experiences on the topic leadership qualities. Sir, please. Thank you.
everybody. पहले तो आई थिंक आप लोग सब अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे पढ़ाने वालों को कुछ बताने में बहुत घबराहट होती है। तो आई मस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर ऑल पीपल हु आर टीचर्स, हु आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड। और ये सिर्फ मैं यहाँ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा भाव मूल में भी बिल्कुल इसी प्रकार का है कि पढ़ाने वाले शिक्षक मेरे हिसाब से समाज के सबसे अग्रिम व्यक्ति होते हैं। तो ये जो सम्मान हमारा हो रहा था, ये सम्मान शायद आप लोगों का होना चाहिए, और ये भाव मेरा हरदम रहता है। कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले भैया जी का फोन आया और कहने लगे कि यहाँ कुछ लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लीडरशिप क्वालिटी की बात कॉर्पोरेट में तो बहुत करता रहा हूँ, पर ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स और एजुकेशन वालों से लीडरशिप की बात मैंने ज्यादा कभी नहीं करी है। मैं एजुकेशन से वैसे बहुत जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। पर अभी यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आगे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। प्रीति सिंह जी जो आर्मी को लीड करते रहे हैं, शिशुपाल जी, भैया जी जो, और दीदी माँ जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन को लीड करती हैं। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप क्वालिटीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से लीडर्स हमारे बीच में हैं और जो आप लोगों को रोज दिखाई देते हैं, भैया जी और दीदी माँ जिन्होंने इतना बड़ा ये परिकल्पना करी, उनसे बड़ा लीडरशिप का एग्जाम्पल शायद मिल पाना आसपास में मुश्किल हो। तो मेरे ख्याल से अगर जब हमें लीडरशिप क्वालिटीज की बात समझनी हो तो हम उन लोगों को देख सकते हैं। आज जब मैं बात करना चाहता हूं एक्चुअली लीडरशिप से पहले, सबसे पहले मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि एजुकेशन में हमारी स्थिति कहां है। तो इस बारे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वहां बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो इस शिक्षा के थ्रू आगे लीडर्स को डेवलप कर सके, इस देश को आगे ले जा सके। और वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के हाथों में। इसके बारे में कुछ थोड़ी बात करेंगे। उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि कुछ टीचर्स की स्टोरी आपसे बात करी जाए। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि इस बार का एक जो पद्म भूषण है वो एक टीचर को मिला है? आर वी अवेयर ऑफ इट? बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि टीचर्स के साथ एक तरफ से खड़े होकर बात करना तो कुछ मजे की बात नहीं रहेगी। बातचीत करेंगे। आर वी अवेयर? क्या हमें पता है कि इस बार का पद्म भूषण एक टीचर को मिला है? कितने लोगों को पता है? एक को भी नहीं पता है। ओके, so I think we will start with the story of this incredible teacher. In the lush forest of Asra, members of the tribal community live in harmony with nature. They make up 73% of the population of the area. The forest is home to hundreds of children who have dreams of a brighter future, but they do not have the means to fulfill them. And it is for these children that a unique initiative was born. The Eternal Fakir School,
by 78-year-old Padma Shri awardee, Mr. Sujit Chattopadhyay. Sujit Chattopadhyay was a principal and a teacher who retired in 2004. But this never subdued his passion for teaching. One morning, after returning from his daily 5:30 a.m. walk, he discovered 3 girls waiting for him. They had ridden over 20 kilometers to make a request. Please help us with our studies. They told him they really wanted to learn, but had little to no money. Overwhelmed with emotion, Mr. Chattopadhyay said yes. Since then, he has been teaching over 350 students, 80% of whom are girls, mostly from indigenous communities. His school starts at 6:30 a.m., sometimes before sunrise, and ends at 6 p.m. He teaches these students social sciences and promotes social equality. As a result of his guidance, his students have achieved top marks in board exams, with some even scoring 99%. And many have gone on to become teachers in prestigious universities like the Vishwabharati University, as well as social workers who are carrying his ideas forward. During the pandemic, Mr. Chattopadhyay continued teaching his students by taking adequate precautions, and the kids still managed to score 94%. His promise to society is that he will teach until he dies. But what he holds close to his heart is the affectionate title awarded to him by the villagers, Master Moshe. So I think सबसे पहले I would like to give tribute to all of you because all of you have the potential to be somebody like him, and there are hundreds of teachers like this. In fact, अगर आप society में समाज में देखें तो बहुत से लोग हैं जिनको हम शायद बाद के उनके स्टेचर से जानते हैं, पर एक्चुअली वो शिक्षक थे, टीचर थे, और उस मुकाम से उन्होंने कुछ और मुकाम आगे के हासिल किए। ऐसे ही एक और जहां से मैं पढ़ा हूं, मैं IIT BHU से पढ़ा हूं, तो मदन मोहन मालवीय जी एक इसी प्रकार के दूसरे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा से आगे अपना जीवन शुरू किया, और उनके बारे में भी हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। शिक्षक से वकील, वकील से पत्रकार, पत्रकार से प्रखर वक्ता, प्रखर वक्ता से राजनेता और फिर राजनेता से समाज सुधारक। ये कहानी है देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की, जिन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले युग पुरुष के तौर पर याद किया जाता रहेगा। पंडित मालवीय का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से, जिसे आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने BA की परीक्षा पास की और साल 1893 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। महामना अपनी विद्वता, शालीनता और विनम्रता की असाधारण छवि के साथ जन जन के नायक बने। वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी की सबसे बड़ी सफलता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। राष्ट्र की सेवा के साथ ही साथ नवयुवकों के चरित्र निर्माण के लिए और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखने के लिए मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी सारे संसार में शिक्षा के लिए विख्यात है। मालवीय जी का यह विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के निवासी सुशिक्षित हों। पंडित मालवीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, तो आजादी के आंदोलन में वो कई बार जेल भी गए। कांग्रेस की स्थापना के वक्त से अपने अंतिम सांस तक पंडित जी ने देश में स्वराज्य लाने के लिए कठोर तप किया। उन्हें कांग्रेस में नरम और गरम दल के बीच की
कड़ी भी माना जाता था। शायद यही वजह रही कि वो अपने जीवन काल में 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार साल 1909 में और अंतिम बार साल 1932 में। महात्मा तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ थे। जब तक जीवित रहे अंग्रेजी राज के खिलाफ देश में जन जागरण अभियान भी वो चलाते रहे। हिंदुस्तान और लीडर जैसे कई समाचार पत्रों का संपादन करके और कई पत्रों के प्रकाशन और संपादन में सहयोग करके मालवीय जी ने बतौर पत्रकार देश की जनता को जगाया भी। हिंदी के उत्थान में मालवीय जी की भूमिका ऐतिहासिक है। उनका मानना था कि साहित्य और देश की उन्नति अपने ही देश की भाषा के द्वारा ही हो सकती है। जीवन भर देश सेवा में लगे रहने वाले महामना का 12 नवंबर 1946 को 85 वर्ष की उम्र में बनारस में निधन हो गया। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति मालवीय जी के जीवन के 2 मूल मंत्र थे। ऐसे महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित करके सरकार ने एक युग पुरुष को विशिष्ट स्थान देने की कोशिश की है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज। तो मैं ये बात यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहता था कि सबसे पहले तो आप लोगों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपको भगवान ने ये अवसर प्राप्त किया है कि आप लोगों को पढ़ा सकें, आप इस पूरे जो देश की उन्नति है उसका हिस्सा बन सकें। So I think we should give a big round of applause for all the teachers who are present here in your center. टीचर्स को डिफाइन करना मुश्किल काम है, पर कुछ शब्दों में a teacher is one who takes a hand, opens a mind, touches a heart. ये हमारा रोल होता है। हमारा रोल सिर्फ बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं है, बट उनका हाथ पकड़ के उनके दिमाग और उनके दिल को छूना हमारा काम है। और एक शिक्षक ही ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है। He can change the world, he or she can change the world over and over again. So this is first of all the importance of the thing that we are doing. मैं काफी जगह एजुकेशन के बारे में बात करता रहता हूं और हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी से हमने कुछ चीजें लेकर के उनको इधर उधर लगा करके एजुकेशन फिलॉसफी बनाई हुई है जो हमारे मूल जीवन से काफी डिफरेंट है और उसके बहुत मेरे हिसाब से काफी खराब इम्पैक्ट्स हैं जो शायद हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि हमें जब स्कूल में डाला जाता है और शायद हमारी जनरेशन जो आज से 30-35 साल पहले ये सब करना शुरू किया या उससे भी पहले जब करना शुरू किया, तो मैं आज सुबह भी बात हो रही थी भैया जी से कि शायद सबसे कंफ्यूज्ड जनरेशन रही, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एक एजुकेशन फिलॉसफी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे सिस्टम में डाली, पर उस जनरेशन को फिर भी उससे कम सरोकार था क्योंकि वो गुलाम थे, उस गुलामी से बाहर निकलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उस एजुकेशन और उनकी थॉट में फ्रिक्शन थी, तो वो पूरी तरह प्रभावित नहीं थे। लेकिन आप लोग मतलब महसूस भी करेंगे, बहुत से आपके यहाँ we are all very young people here. You would be seeing some people who are your parents or grandparents maybe. और आप देखेंगे कि वो अब भी काफी मूलतः हिंदू फिलॉसफी या नेशनल फिलॉसफी को लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं। उसके बाद हमारी जनरेशन आई जिसको उन्होंने कुछ सिखाया या कुछ उनके थॉट्स हमारे में ट्रांसफॉर्म हुए, और उसके बाद साथ साथ जो ये वेस्टर्न फिलॉसफी की एजुकेशन है
इससे हम पले और बढ़े। और उस पढ़ने और बढ़ने में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सी अनकही बातें हमारे दिमागों में बहुत डीप तक घर कर गई। फॉर एग्जाम्पल, हम सब बच्चों को एटिकेट्स सिखाते हैं, कहीं ना कहीं एटिकेट सिखाते हैं। और उन एटिकेट्स में क्या सिखाते हैं? मतलब मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहता हूं, वैसे तो बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं, पर छुरी कांटे से खाना सिखाते हैं, एटिकेट्स हैं। अगर ऐसे खाओगे तो आप इंसान लगोगे, वरना लंगूर पैदा हुए थे। मतलब कहा नहीं जाता ये, बट this is the message which the child is probably getting without even us saying anything. So there are some Western symbols of etiquettes, etc., which are taught to us. और उस सब को सीखते हुए हम अपनी फिलॉसफी, अपनी कोर फिलॉसफी से काफी अलग चलते चले गए और ये समझ भी नहीं पाए कि अलग चल रहे हैं। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे ये पड़ता है कि कहीं कुछ दिन पहले मैं नई शिक्षा नीति के ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कहीं बात कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि नई शिक्षा नीति क्या करना चाहती है। और मेरे ख्याल नई शिक्षा नीति के ऊपर अभी कल परसों जो काफी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग आपसे बात करेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन बेसिकली हम चाहते क्या है शिक्षा के थ्रू? हम चाहते हैं कि देश इनोवेटिव बने, आत्मनिर्भर बने, विश्वगुरु बने। हमने बहुत सारे शब्द कॉइन किए हैं, पर वो सब आत्मनिर्भर, विश्वगुरु वगैरह कहीं ना कहीं इनोवेशन से लिंक्ड हैं। इनोवेशन मतलब नया काम करने की क्षमता से लिंक्ड है, नए प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता से लिंक्ड है, नई सर्विसेज क्रिएट करने की क्षमता से लिंक्ड है। तभी हम आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन पाएंगे। अभी तक अगर हम अपना पुराना इतिहास देखेंगे 70-80 साल का, पुराना नहीं, बहुत पुराना तो काफी अच्छा इतिहास है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का, 100 साल का, 50 साल का देखेंगे तो हमारे यहाँ एजुकेशन में नॉलेज क्रिएशन, नई नॉलेज क्रिएशन कोई खास नहीं हुई है। मतलब जैसे मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज वहां मैनेजमेंट फिलॉसफीज की बात करते हैं, तो सब वेस्टर्न फिलॉसफी आज भी हम पढ़ते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो कॉटलर पढ़ेंगे, 4 Ps पढ़ेंगे, रॉबिन्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलॉसफी से पढ़ेंगे। क्वालिटी पढ़ेंगे तो काइजन पढ़ेंगे, क्वालिटी पढ़ेंगे तो जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे, जो जापानीज फिलॉसफीज हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वो सब फिलॉसफीज कहीं और से निकल के आई हैं। हमारे अपनी कोई फिलॉसफी हम ना पढ़ रहे हैं और ना पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं कहता हूं कि शायद हम इतने बड़े ट्रेडर हो गए हैं कि हम एजुकेशन में भी ट्रेडर हैं। होलसेल में सीखते हैं, रिटेल में उसी को पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कोई नई फिलॉसफी क्रिएट नहीं कर पाए। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना आपकी ना किसी की, पर ये शायद ऐसा एक सिस्टम बना जिसमें इनोवेट आदमी सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाता है जब वो, मेरे हिसाब से, जब वो अपने आप से खुश हो, जो वो खुद है, जब वो उस बात से खुश हो, तब वो इनोवेट कर पाएगा। अभी तक तो हम किसी न किसी की नकल करने में, न चाहते हुए हम किसी न किसी की नकल करने में जीवन गुजार रहे थे। तो खैर, नई एजुकेशन पॉलिसी में वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल इंटीग्रेशन, we are talking about how to integrate our education with our core culture. जरूरत क्या है इसकी? जरूरत ये है कि अदरवाइज हम 2 पार्टों में बटे हुए हैं कहीं ना कहीं। हम घर में होते हैं तो घर में हमें सपोज
आपको कुछ रिलीजियस सिंबल्स की बात करी जाती है, यज्ञ करने की बात करी जाती है, मंदिर जाने की बात करी जाती है, और जब आप स्कूलों में आते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाता है। मतलब मैं यहाँ की संवित की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। वहां पे सारे सिंबल्स अलग हैं, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी अलग है। इनफैक्ट शायद अगर हम सब अपने दिल पे हाथ रख के बात करें तो बहुत सारे जो हमारे अपने एथोस थे, इंडियन एथोस, इंडियन सिंबल्स, इंडियन रिलीजन के सिंबल्स, उन सबको हमने फूहड़ता से या बैकवर्डनेस से कहीं ना कहीं दिमाग में वो जुड़ी हुई है। मतलब मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं कि कहीं हम लोग उसमें कोई गर्व महसूस नहीं करते कि हम ये सब कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को बैकवर्ड महसूस करते हैं जब हम वो सब बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसको बैकवर्डनेस में महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दो पार्टों में बटे हुए हैं। एक तरफ कुछ और करना चाहते हैं, स्कूल कुछ और सिखा रहा है, जाना कहीं और चाहते हैं, ये सब चीजें कहीं यूनिजन में नहीं आ पा रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं संवित गुरुकुलम का यहाँ से आने से पहले भी खैर जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने कहा मैं स्कूल की फिलॉसफी के बारे में जानने की मैंने कोशिश करी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों का स्कूल मेरे ख्याल से इस फिलॉसफी पे रखा गया कि कैसे इंडियन एथोस, इंडियन सिस्टम्स, हिंदू फिलॉसफी, ये सबको साथ लेकर के चला जाए। तो मेरे ख्याल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी करने की कोशिश कर रही है वो सब संवित का आधार शायद वही सब है। भैया जी मैं ठीक कह रहा हूं कि आधार ही आपका मूल आधार वहीं से शुरू हुआ है। तो multi-dimensional nurturing of a child should be the prime objective of the school rather than churning out adults who are merely fit for profession. We must create individuals who are smart, vibrant and capable of leading a remarkable life. वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ये, पर मैं दोबारा इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो वहाँ विजन, मिशन, कोर वैल्यू सब इंग्लिश में सब लिखी होती हैं, पर सब दीवारों पे लिखी होती हैं, पढ़ी किसी ने नहीं होती। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ग्रहण करने की ताकत काफी कम होती है। वो ऐसा लगता है कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इट्स देयर, ये कुछ लिखना था, अच्छा सा लिख दिया है, पर पता नहीं इसका कितना मतलब है, कितना नहीं है। At Samvit we have built a platform that imparts not just information but also direct experience with nature, culture and inner self. Expanding horizons both inside and outside the classroom would enable the child to become a stable and progressive human being our society actually needs. When a child is ready to lead his life independently and joyfully, he or she is well positioned to become the leader of a society that a society needs. मतलब इसका एक एक शब्द यदि इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक एक शब्द वो पूरी स्टोरी कहना चाहता है जो एक्चुअली हम नई शिक्षा नीति के थ्रू करना चाहते हैं। मुझे अभी ये नहीं पता कि इसमें से कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं। We set up a thought somewhere and then to convert that thought into actuality, there are a lot of actions which are required. There are people like you who are required, who all need to be first understanding. उनको वो समझ होनी बहुत जरूरी है या उसका आभास होना बहुत जरूरी है कि हम करना क्या चाहते हैं। और बहुत बार वो आभास पूर्णतया नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर है कि नहीं, पर आपकी अब 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर आप लोगों को विचार करना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस में हमारे जैसे लोगों की वैल्यू तो बहुत कम है एक्चुअली, हम तो कुछ कह के चले जाएंगे। जो आप आपस में बातचीत करेंगे, जो आपस में आप मंथन करेंगे, जो उसमें से निकालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत ध्यान में रखिए कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आप कर रहे हैं। मेरे को ये दोनों तीनों मैसेजेस बहुत अच्छे लगे, इसलिए मुझे मतलब मैंने सोचा कि ये जरूर मुझे इसमें दोबारा से डालने चाहिए। संजय भैया जिनकी अभी आप बात
यहाँ पे बात सब जानते ही हैं भैया जी को। भैया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भैया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी उनसे कहो कहते हैं मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर वो मुझे लगता है कि सब कुछ जानते हैं। वो उस प्रकार के लीडर हैं जहाँ जो बिल्कुल पीछे से रह के एक चीज होती है, आजकल की भाषा में नई नई भाषाएं आ गई हैं, नए नए लेवल्स होते हैं। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप जो होती है वो आगे से खड़े होकर जोर जोर से नहीं करी जाती है, वो पीछे से एक्टिंग लाइक अ सर्वेंट करी जाती है कि मतलब मैं आप सबके लिए कुछ कर रहा हूँ, और उस तरह करी जाती है। तो आई थिंक वो उस तरीके के लीडर हैं। Most of the schools in India are still following the Western pattern of daily routines, holiday plans, catering menus, and cultural activities. We strongly feel that there is a need to reorient the school ideology towards Indian culture and traditions. With such goal in mind, we created Samvit Gurukulam, which is already bearing fruits. We have children who understand life holistically and explore their talents. The global education with liberal curriculum also helps them to rise above parochial mindset and acquire a truly international outlook. In addition, children are encouraged to learn by doing things themselves and trying out new ideas. So, broadly, जिस चीज की बात कर रहे थे वो काफी हद तक आपके सिस्टम में, आपके एथोस में, आपके फाउंडेशन में वो सब ऑलरेडी वहां पे डला हुआ है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम उस मुहिम को कहां तक ले जा पाते हैं। So similarly, आस्था जी का भी मैसेज था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। Nation is founded on the cooperative efforts of its citizens. Citizens are shaped by experience and education they are exposed to. Change at national level can only be brought about by changing the grassroots. ये मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक नए देश का निर्माण इस टाइम चल रहा है। I think we must all be hearing this word, building of a new India. हम सुनते हैं ये building of a new India। तो ये बात बिल्डिंग ऑफ अ न्यू इंडिया, मैं भी अपने बहुत सारे लेखों में ये बात कहता हूं कि, और मैंने महसूस भी किया है एक्चुअली कई जगहों पे, हमारा यूरोपियन बिजनेस ग्रुप जैसे है, वहां पे बहुत से लोग पहले से भी आते रहे, राइट फ्रॉम मॉन्टेक सिंह जी टू द न्यू जनरेशन ऑफ पीपल, और एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है इंडिया में। एक नए देश का निर्माण हो रहा है, एक नया नैरेटिव बन रहा है। हमें महसूस होता है ये सब कि एक नया नैरेटिव बन रहा है। Guys, are we there? So there is a new narrative which is getting formed. Do you feel that as a nation we are becoming more confident? We are becoming more confident. We understand our own philosophies. We are beginning to understand them. We are beginning to try and unearth them. ये सब चल रहा है। तो इस नई फिलॉसफी, इस नई चीज को आगे ले जाने के लिए हमें अपने एजुकेशन से ही इस रूट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि और देश के पास कोई और टूल नहीं होता है। द बिगेस्ट टूल टू चेंज इज थ्रू एजुकेशन। और तो कोई तरीका नहीं है मतलब लाखों करोड़ों लोगों के थॉट्स को बदलने का। सो आई थिंक दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट हियर। So when I said कि एक नए देश का निर्माण हो रहा है, I thought we should talk about where is India today. India today talks about being on the 41st this thing on the Global Innovation Index। 82 पे था, 82 से 41 पे आ गया है। ये कुछ 150-200 देशों का इंडेक्स है जिसमें से ये लिया जाता है। इनोवेशन इंडेक्स का मतलब है हम कितने पेटेंट बना रहे हैं, कितनी नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में क्या बन पा रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे हम 41st पे हैं। जीडीपी, टोटल जीडीपी 5वें पे है। हालांकि मैं इसको कोई बहुत बड़ा बात नहीं मानता क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है, पर टोटल जीडीपी 5th नंबर पे है। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे 20th नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स पे 56th हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे हम 85th हैं। यानी अभी भी जो हम लोग हमारे यहाँ से निकल रहे हैं या जो समाज को चला रहे हैं वो जनरली करप्ट हैं। अगर 85th पे है तो कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है। वी आर ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ दीज थिंग्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 132nd है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 37th है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
ऐसे बहुत से इंडेक्सेस हैं, पर जिनसे ये पता चलता है कि हमने कुछ जर्नी तय करी है और बहुत सी और जर्नी तय करनी बाकी है। और इन इंडेक्सेस को अगर हम आज से कई साल पहले ले जाएंगे, मेरे ख्याल 1000 साल 2000 साल पहले ले जाएंगे, तो ये इंडेक्सेस बहुत अच्छे थे। ज्यादा इंडेक्स तो मुझे नहीं पता है, पर एक टाइम पे हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना था, किसी को आइडिया है? जीडीपी समझते हैं? हाँ, 34% पे हमारा जीडीपी का मतलब पूरी दुनिया का 34% हम इंडिया में करते थे, और वो फिर घट के कुछ 1.5% 1.7% पे आ गया जब देश छोड़ के गए ब्रिटिशर्स हमारे पास। तो ये सब इंडेक्सेस इसलिए मैं दिखा रहा था कि ये इंडेक्सेस का बेटर होना जरूरी है। चेंज क्या करना जरूरी है? ऑफ कोर्स ये सारे इंडेक्सेस चेंज होने चाहिए, हमें कहीं टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, और फर्स्ट ही होने वाले होंगे या हो गए होंगे चाइना को क्रॉस करके। तो सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में हैं, तो आई थिंक वी नीड टू बी लीडिंग द वर्ल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारे देश को जरूरत है, वो जरूरत है नेशनलिज्म इंप्रूव करने की, जो नेशनल कैरेक्टर है वो इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। थोड़ा 5-7 साल में मुझे लग रहा है काफी उस तरफ का भी रुझान जारी हुआ है, लेकिन फिर भी अभी नेशनलिस्ट फीलिंग उतनी नहीं है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये बातें सिर्फ यहाँ मतलब अगेन वी कैन राइट दीज वर्ड्स बट डू वी एक्चुअली फील देम। मैं अगर कहीं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं सबसे ज्यादा गाली अगर देश को दे रहे होते हैं तो खुद वही दे रहे होते हैं। तो नेशनलिस्ट फीलिंग इज अ फीलिंग विच इज वेरी एविडेंट। मतलब हमारे दोस्त हैं जो यूरोपियंस हैं, डैनिश फ्रेंड्स हैं, वो कभी अपने देश की बुराई नहीं कर रहे होते, पर जहां 4 इंडियन खड़े होते हैं वो सब हमेशा अपने देश की बुराई कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं देयर इज अ nationalist feeling which is missing. Building moral and building character is something which is required. Again 85th है, तो कहीं ना कहीं moral, कहीं ना कहीं character building में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इनोवेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। जो इंडिविजुअल्स हमारे बच्चे जो हमारे से पढ़ के निकले बाहर, दे हैव टू बी हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ये तो बात हो गई है। क्रिएटिंग चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी। आजकल बहुत हम इसकी भी बात करते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारी धरती है, ये we have created a mess with it. We need to make a sustainable this thing. We need to create better environment, etc. तो जो बच्चे हमारे से निकले वो सेंसिटिव हो, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। And children who are thinking how to make mankind better and earth a better place to live in. And schooling, to my mind, is the time when we can set these values in. क्योंकि यही वो एक फेज होता है जहां पे बच्चे का इंप्रेशन राइट और रॉन्ग का ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। वो बाद में बदलना उसको बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो भी आपकी विजडम है राइट रॉन्ग की, वो ये कॉग्निटिव स्टेजेस होती हैं, इनमें ही ये काफी हद तक बन जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में चेंज नहीं होता, लेकिन मूलभूत रूप पे इसमें ये काफी बन जाता है। इसलिए ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ अ कंट्री। देश की जो जब आप अगर कभी मौका मिले तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स गूगल करिएगा, उसमें जो भी 8-10 चीजें हैं उनमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा वहां पे भी ह्यूमन कैपिटल को दिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे लोग, हम सब, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। And human capital is the most important capital of a country। ये कहा जाता है कि जहां ह्यूमन कैपिटल बेटर होती है वहां देश अपने आप बेटर होने लग जाता है। इनफैक्ट
पुराने जमाने में भी ये कहा जाता था कि जो विद्वान होते थे, एक किस्सा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा तो याद नहीं है, कि यहाँ पे एक डिबेट कराई जाती थी और उनमें से जो अच्छे लोग होते थे वो गायब हो जाते थे। तो वो गायब होके कहाँ जाते थे, उसके ऊपर एक पूरा एक वो है कि वो गायब होके किसी देश में भेज दिए जाते थे और वहां की इकॉनमी बेटर हो जाती थी। अगर आप प्रेजेंट स्टेज पे देखें तो वो सेम चीज बहुत सारे लोगों ने करी, यूएस और इन सब ने ये सब किया। यहाँ से लोग पढ़ के उनकी वीजा रेगुलेशंस वगैरह को ईज आउट करके उन्हें बाहर ले जाया जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं इस बात को कि जिस जगह पे अच्छे विद्वान लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां की इकोनॉमी और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इस सब में क्या हमारा टीचर्स का कुछ रोल है? डेफिनेटली टीचर्स का रोल है। Teachers are nation builders. They are creating the future of the country. They are the ones who can make India Atmanirbhar and Vishwaguru. They can make India become more innovative. They can create children with right virtues, and hence it is a huge responsibility. बहुत बड़ी responsibility है। पर अब सवाल ये है कि ये सब बात तो शायद कुछ हद तक पता भी है, सबको पता है ये सब बात। डू वी रियलाइज ऑल ऑफ दिस? पर जब एक्चुअलिटी में समाज में जाके देखते हैं तो हमारा सेल्फ व्यू एज अ टीचर होता क्या है? हम अपने आप को कैसे देखते हैं? दिल से बताइएगा। हम एक्चुअली अपने आप को नेशन बिल्डर की तरह देखते हैं? जब समाज में बात होती है तो मुझे लगता है कि बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमारा सेल्फ इमेज इज ऑफ अ लो पेड वर्कर कंपेयर्ड विद पीयर्स, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कुछ सच्चाइयां हैं लाइफ में, इंग्लिश बोलने से नहीं होती कि जब तक कि आभास ना हो उनका। जब हम आपस में दोस्तों से बात करते हैं, जब हम आपस में अपने साथ के पड़े हुए लोगों को देखते हैं, तो बहुत बार हमारी फीलिंग ये होती है कि हम उनके कंपैरिजन में लो पेड वर्कर्स हैं और उस फीलिंग से हम वो काम फिर भी करते रहते हैं। और वी हैव टेकन अप अ जॉब टू टीच अ पर्टिकुलर, आवर जॉब इज टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड गेट गुड रिजल्ट्स इन दैट सब्जेक्ट। इस तरीके की जो आत्म सेल्फ से हमारी सेल्फ टॉक है, सेल्फ टॉक समझते हैं सब लोग? हम सब आपस में अपने आप से बहुत बात करते हैं, बाहर तो बात बाद में करते हैं, आपस में बहुत बात करते हैं, अपने से बहुत बात करते हैं और अपने से इतनी बात करते हैं कि सारा दिन अपने से बात करते हैं। और अपने से जब बात करते हैं तो अगर ये फीलिंग से हमारा जीवन चल रहा है, अगर चल रहा है, भगवान करे ना चल रहा हो, पर मेरा मानना यह है कि 70-80% लोगों का जीवन इसी तरीके की सेल्फ टॉक से आज की स्थिति में चल रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने सक्सेस के कुछ आयाम बना दिए हैं। वो आयाम कहीं मटेरियल से लिंक्ड हैं और हम सब अपनी सक्सेस को उस मटेरियल से नापते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं एंड में कि हमें अपनी नेटवर्थ कैसे नापनी चाहिए। नेटवर्थ इज नॉट ओनली अबाउट financial net worth, it has got many other aspects and you will actually feel it. So ये सवाल हमें सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आज रात को जब आप आराम कर रहे हो तो पूछिए अपने आप से कि who am I? मैं कौन हूं? क्या मैं एक गुरु हूं जो मैं लोगों के जीवन को आगे ले जा रहा हूं? मैं एक टीचर हूं जो लोली पेड एम्प्लॉय हूं? मैं क्या हूं?
मैं समाज का कोई स्तंभ हूं या नहीं हूं? तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। ये क्वेश्चन पूछिए कि have I taken up teaching as an easier profession to manage life better? मैं बहुत बार सुनता हूं ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई टीचिंग इसलिए करने आए हैं क्योंकि इसमें आधा दिन स्कूल जाना होता है और जीवन आराम से चल जाता है। इट इज अ गुड प्रोफेशन फॉर women. Is that what is driving us? Sorry? I think men think like that. No, Mostly men. no, even no. Whatever I am saying is what I have heard from women itself. ऐसा नहीं है, मतलब कुछ सच्चाइयां भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई उसमें सच। देखिए ऐसा है कि सच्चाई को झुटला के कुछ नहीं होता लाइफ में। You have to accept first what it is, and from there you have to move on. So there is. So we have to run our families, etc., etc. But is that the only reason why we are into it, or is there something else which is driving us to? If there is something else, that's wonderful. I am not saying that this should be the case. I am saying if this is the case, then we need to question ourselves. That's all. These are questions that I can't answer for you. These are questions that you will have to answer for yourself. अपने आप से इन जवाब ढूंढने पड़ेंगे। Whether I have the right kind of respect in society which is gauging everything from a materialistic perspective? आपको क्या लगता है? बात ये नहीं कि वो क्या गेज कर रहे हैं, वो तो जो गेज कर रहे हैं करते रहेंगे। इनफैक्ट मैं किताब कर रहा हूँ which is 25 leaders from IIT BHU, और मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ उसमें, right from people like मनोज सिन्हा जी, निकेश अरोड़ा हैं जो सॉफ्ट बैंक के हेड होते थे, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत से एजुकेशनल लीडर्स हैं। उन सबका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल होने का एक रीजन ये था कि वो कभी किसी रेस में नहीं थे। बड़ा मुश्किल है इस बात को डाइजेस्ट कर पाना कि वो किसी रेस में नहीं थे, वो सिर्फ अपने से रेस में थे। अपना जीवन अच्छा चला, मतलब जो काम कर रहे थे उसे अच्छा करना चाहते थे, आसपास की रेस में नहीं थे। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। We are trying to be in race with others, and when we are trying to be in race with others, then we are very bothered about how are others seeing me, मुझे बाकी कैसे देख रहे हैं, ऐसा हमारे को लगता है। तो जब बाकी कैसे देख रहे हैं में भी फिर सवाल आते हैं कि बाकी कैसे देख रहे हैं, किस चीज पे आप अपने आप को नापने की कोशिश कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सोसाइटी सबको मटेरियल पे नापने की कोशिश करती है, तो हम भी अपने आप को मटेरियल पे नापने लगते हैं, और जब मटेरियल पे नापने लगते हैं तो कई बारी फिर हम वो भूल जाते हैं कि हमारा समाज में अस्तित्व एक्चुअली क्या है। मेरे हिसाब से, और ये मेरी अगेन बिल्कुल दिल की फीलिंग है, कि अस्तित्व, एक टीचर का अस्तित्व बहुत बड़ा अस्तित्व है, बहुत बहुत बड़ा अस्तित्व है। आप हजारों लोगों को अपने जीवन काल में बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको एक जीवन देते हैं, डिफरेंट नया जीवन देते हैं। तो you have a very very strong this thing, but that is the self talk that we need to have with ourselves. That is the self respect that we need to have with ourselves. So अभी मैंने आपको सुदीप चट्टोपाध्याय जी की स्टोरी बता दी, पर मैं इसमें एक दो और जिनको मैं बिल्कुल क्लोज से जानता हूं उनके बारे में बताऊंगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। हमारे ऊपर टेनेंट रहते हैं, वो श्री राम स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बास्केटबॉल के कोच हैं, और उनके साथ एक दुर्घटना या जो भी भगवान का चक्र कहें, उनकी वाइफ को कैंसर है और वो कई साल से उस कैंसर से जूझ रहे हैं। अभी कुछ 15 दिन पहले की बात है, जब उनको ये पता चला कि सब कुछ करने के बावजूद वो कैंसर 4th स्टेज कैंसर पे पहुंच गया है। ब्रेस्ट कैंसर है, हालांकि नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन वो 4th स्टेज पे पहुंच गया है। और अमेरिका में एक नई किसी दवाई का इजाद हुआ है, सम इंजेक्शन इज देयर, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत करीब 12 लाख रुपए है, और मिनिमम 10 इंजेक्शन लगाने जरूरी हैं, और करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का वो खर्चा है। अब
एक टीचर जो एक बास्केटबॉल का कोच है और उसकी वाइफ, और जो भी तनख्वाह मिलती होगी मुझे नहीं पता, पर आप सोच सकते हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपए किसी के लिए भी, समाज में अच्छे लोगों के लिए भी, सो कॉल्ड रिच लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करना, जबकि वो पहले भी कई साल से उससे जूझ रहे हैं। शायद इसी रेंज का पैसा ऑलरेडी लग भी चुका है, पर नाउ देयर वाज दिस वेरी इमीडिएट नीड। कैन यू इमेजिन, 2 दिन के बाद उनकी वाइफ मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं भैया एक खुशखबरी है। मैंने कहा जी बताइए क्या खुशखबरी है। कह रहे भैया वो पैसे अरेंज हो गए। मैंने कहा पैसे कैसे अरेंज हो गए। कह रहे कि वो स्कूल के ग्रुप में सर्कुलेट हुआ तो कुछ 8-10 पेरेंट्स ने मिलके वो पैसे अरेंज कर दिए विदिन 48 आवर्स। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कैपिटल देखनी है, और भी बहुत रिसोर्सफुलनेस हो जाती है जब आप टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया। वैसे जो टीचर हैं बास्केटबॉल के, उन्होंने किस तरीके का वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया हुआ होगा ये भी इसके पीछे देखना पड़ेगा। मुझे पता है कि वो इतना डेडिकेटेड है स्कूल के लिए। वो 15 साल से उसी स्कूल में बास्केटबॉल सिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड है। ना वो कोई और चीज करते हैं, ना ट्यूशन लेते हैं, ना कुछ और करते हैं। He can earn a lot of money otherwise, but he doesn't do it as a matter of principle. He used to, उनको बहुत बारी वुडस्टॉक और कहीं से उनके पास ऑफर आते रहते हैं, तो वो बार मुझे आके कभी कहते भी थे कि, फिर कहते थे नहीं वैसे स्कूल में मुझे इसी स्कूल में बच्चों का वो करना है। And today he suddenly found that had he taken any other decision, he would not have found this kind of support that he had found, because कहीं ना कहीं रिश्ते बनते हैं, वो 1 दिन 2 दिन में नहीं बनते। और ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरी अपनी प्रिंसिपल है मिसेस बालाचंद्रन, जो आज 76 साल की हैं और आज भी फुली एजुकेशन में डेडिकेटेड हैं। EQFI करके, एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके वो चलाती हैं। फाउंडर प्रिंसिपल थी रामजी स्कूल की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और वो मिसेस बालाचंद्रन भी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी भी वो सारे स्टूडेंट से जुड़ी हुई हैं और बहुत रिसोर्सफुल, इसलिए रिसोर्सफुल है कि इतने स्टूडेंट से जुड़ी हुई हैं। अभी पीछे उनको अमेरिका जाना था, कुछ वीजा की प्रॉब्लम चल रही थी और अमेरिकन एम्बेसी में तो वीजा की बात करने से लोगों को बाहर से भगा देते। कोई जो आपको जानता होगा वो भी जानना बंद कर देता है, क्योंकि उसके बस का नहीं होता कुछ करना। लेकिन हम उसी स्कूल का एक स्टूडेंट वहां पर था, उनका वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फटाफट हो गया। तो वो जहां जाती हैं, कनाडा जाएं, इंडिया जाएं, किसी भी देश के कोने में जाएं, कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चे मिल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना व्यू उस तरीके का क्रिएट करें। और ये जो जॉय है, जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ हेल्पिंग, जॉय ऑफ गिविंग आउट नॉलेज, दिस इज समथिंग दैट वी शुड बेसिकली क्रिएट। लीडरशिप तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से डिफाइन करना कि लीडरशिप क्या चीज होती है। मेरे हिसाब से मैं कल इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि इट इज लाइक द स्पिरिट सोल। जैसे अभी भैया जी बता रहे थे कि भाई जब चेतनता होती है तो होती है और नहीं होती है तो नहीं, आदमी मर जाता है। ऐसी लीडरशिप भी ऐसी चीज है, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट स्मेल इट, यू कैन नॉट टच इट, येट इट इज इजीली नोटिस्ड व्हेन इट इज not there. So there is inattentiveness, disruptiveness, confusion, non-motivation, lethargy, etc. when leadership is not there. And to my mind, teachers have an innate reason. मैं उस दिन सोच रहा था कि टीचर में लीडरशिप का क्या मिश्रण है। कॉर्पोरेट में तो आप कहते हैं कि जी मुझे टीम्स चलानी है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है,
आप लीडरशिप की बात करते हैं, आप देश समाज में पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं, पर एज अ टीचर मुझे लगता है कि आप लोगों में एज एन एकेडमिशियन तो एवरी टीचर टू माय माइंड हैज टू बी अ लीडर, बिकॉज आपको 200, 300, 500 बच्चों को हर साल लीड करना है और फिर नए लोगों को लीड करना है और फिर नए लोगों को लीड करना है। तो it is not only leadership in schools, to my mind, is not limited to the principals or to the administrative people. Each of you has to be a leader. और ये तीन और दूसरा फिर इसके बाद ये है कि हम लीडरशिप को देखते कैसे हैं। इमेजेस हैं कुछ, जनरली लीडरशिप सोचते हैं तो एक ऐसी इमेज सामने आती है, मतलब we are taller than others, we are going to talk to everybody, we are going to tell everybody to do something, ऐसी एक इमेज सामने आती है अपने दिमाग में। अगेन all of this is here in the mind, पर शायद ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप शायद कुछ ऐसी है जहां हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को लीडर दूसरों की मदद करके उनको आगे ले जाने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसी है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, सर्वेंट लीडरशिप, जहां लीडर आगे ही नहीं दिखता है, लीडर स्टैंड्स टॉल बिहाइंड पीपल और लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स टू, कॉन्सेप्चुअली सब समझते हैं, इंटरनलाइज करके कर पाना आसान नहीं होता है। तो ये मेरा मानना है कि टीचर्स कैन नॉट बी लीडर्स, दे हैव टू बी लीडर्स बाय एवरी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ईच वन ऑफ यू हैज टू बी अ लीडर, बिकॉज every year you might be teaching 4 or 5 classes. There will be 200, 300 students every year that you are mentoring. और फिर ये सवाल पूछना अपने आप से फिर जरूरी है कि वो जो बच्चे वहां बैठे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ वहां इसलिए बैठे हैं कि मेरी पोजिशनल पावर है। पोजिशनल पावर मतलब अब मैं यहाँ पे आ गया हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको बैठना ही पड़ेगा, इसी तरह से अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बैठना पड़ेगा, कुछ सीख रहे हैं कुछ नहीं सीख रहे हैं फिर भी बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार से टीचर क्लास के फ्रंट में है और मतलब दैट इमेज इज देयर कि भाई ही इज द पर्सन, ही और शी इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी टीचिंग अस। सो क्या वो सिर्फ पोजिशनल पावर की वजह से मेरे को ओबे कर रहे हैं? डू आई कमांड डिस्क्रिशनरी ओबीडियंस when I am there, or am I being really respected? Am I a role model? Am I following virtues that I want to inculcate in them? Again, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है, am I being respected? मतलब क्या मैं उनके लिए, अगर हम पुराने किसी भी गुरुओं की बात करें तो they were really respected। मतलब if we take the symbols of gurus from the past, कोई सा भी सिंबल है, गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, किसी भी गुरु की बात करें, they were really respected, right? Are we really respected like that? What will we have to do to make that real respect happen? Questions again, we have to live with them. We can tick mark and say no, we are being respected, which is also fine. But if we question ourselves, we may find reasons to improve ourselves. हमारी अपनी क्षमता को कितना इंप्रूव करना है, हम कितने अडेप्ट हैं उस चीज में जो हम करा रहे हैं, उसको भी काफी इंप्रूव करना पड़ सकता है कई बार। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई मीन यू विल बी रिस्पेक्टेड इफ यू रियली आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। Am I following virtues that I want to inculcate in them? Again, a very important aspect, not only for teachers but for society, but for पेरेंट्स एंड एवरीबडी। हम लोग सोचते हैं कि जो बात कहने से समझा दें, मतलब वी थिंक व्हेन वी से पीपल विल लिसन, दे विल इम्बाइब एंड दे विल डू। बट मेरा हमेशा से कहना यह है कि वी हैव 5 सेंसेस ऑन द अदर साइड।
जो रिसीवर है उसके पास 5 सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान है, स्मेल है, सब कुछ है, उसे दिखाई देता है. एंड वी आर ऑल नेकेड इन दिस वर्ल्ड. we can't be play acting. Do you understand where am I coming from? हम एक्ट नहीं कर सकते, सबको सब कुछ दिखाई देता है. हमें एक्चुअली अच्छा होना पड़ेगा, एक्चुअली वो वर्च्यूज खुद भी लीड करनी पड़ेगी. वी हैव टू बी लिविंग दोज वर्च्यूज आवरसेल्व्स इफ वी थिंक वी नीड टू टीच देम. अगर वो हम चाहते हैं नेशनल फीलिंग वगैरह, तो वो हमें अपने में भी लानी पड़ेगी. Am I happy inside? Am I enthused inside? Again, पढ़ाने वाले का बहुत जरूरी है कि वो अपने आप से में खुश हो, अपने आप से he or she is absolutely okay with who he or she is. That is why I had asked those questions as to who am I. और इसमें हमारा मानना ये है कि there is a philosophy of oneness which we talk about. हम लीडरशिप में और किसी चीज की बात ही नहीं करते. एक्चुअली हम सिर्फ लार्जली एक ही फिलॉसफी की बात करते हैं. What is my inner dialogue and self-talk as a teacher? What do I need to become a better leader? And RDI's philosophy of oneness of purpose, integrity, living what you preach, believing you are in the greatest profession, are things that you need to all imbibe. This is something which is, again, शब्द हैं, शब्दों में कुछ भी कहा जा सकता है, आसान नहीं है. इंटेग्रिटी, जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, वो आसान नहीं है. हम ज्यादातर डुअलिटी का जीवन जी रहे होते हैं. डुअलिटी समझते हैं? कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ और हैं. इसमें यूनिजन कम होता है. मतलब ये 100% यूनिजन हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छा है, बट इसमें गैप कई बार बहुत ज्यादा होता है. और स्पेशली इंडिया में हम लोग बहुत हिपोक्रेटिक हो गए हैं. हिपोक्रेसी समझते हैं? हिपोक्रेसी भी इसी को बोलते हैं. कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब ना हमें पता है सामने वाले को कहने के लिए क्या कहना है, तो ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हैं. पर डुअलिटी जीवन में रहती है तो ना हम हैप्पी होते हैं ना एंथुसियास्टिक होते हैं. सो दिस इज what we should be trying to achieve, this oneness. And हमने अपना एक कुछ फिलॉसफी बनाई है. उससे पहले कुछ लीडर्स, of course Nidima herself is a big leader. The biggest issue with leaders according to us is the inability to reduce this gap in what they think, what they say and what they do. And मतलब सदगुरु का यहाँ पे I don't know whether it is, integrity is not just about the way you act when others are watching. It is about the way you are within yourself. मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है. मतलब ऐसा नहीं है कि सवेरे स्कूल में आते हैं तब टीचर बन जाते हैं अचानक से, और फिर वापस जाते हैं तो फिर टीचर नहीं रहते. We are acting our roles many times. We are not living them. Do we understand and appreciate the difference between the two? मतलब you have to be a teacher, you have to be living that feeling of being a teacher. And where there is integrity, there will automatically be trust. Where there is trust, there will be an atmosphere for success. So वो आप लोगों के लिए तो बहुत ही, teachers के लिए तो बहुत ज़्यादा important है ये वाला हिस्सा, extremely important. And to my mind, teachers fare better than many other professionals on this front. Actually also, मतलब अगर मुझे स्केल पे नापना हो तो शायद वो बेटर कॉर्पोरेट और उनसे तो बेटर डेफिनेटली फेयर करते हैं. और ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वननेस लानी है अपने अंदर, तो ये 7 वर्च्यूज, 6 वर्च्यूज हैं जो हमने जिसको ग्रोथ माइंडसेट हमने नाम दिया है. और उनमें से पहली वर्च्यू है ग्रेटिट्यूड, सभी के प्रति कृतज्ञता की भावना. वैसे हमारा हिंदुइज्म का जो एथोस है उसमें ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी इनबिल्ट है. हम भूल गए हैं. हम तो हर चीज की पूजा करते थे ना, और फिर कहते थे पूर्ण
कि गाय की भी पूजा करते हैं, सूरज की भी। क्या मतलब था उसका? मतलब था हम अपनी कृतज्ञता उसकी तरफ महसूस कर रहे हैं। तो कृतज्ञता एक भाव है, इट इज अ फीलिंग, एंड दैट फीलिंग वी नीड टू काइंड ऑफ इम्बाइब इन आवरसेल्व्स एंड इम्बाइब इन द चिल्ड्रन हु वी आर ब्रिंगिंग अप। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, देखिए अगेन these are all words we can play with them, but gratitude की भावना generally कम है मेरे हिसाब से। हम तो क्रिप करते हैं, कहाँ ग्रेटिट्यूड है? हम तो सब चीज में ये बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ। और अगर आप अपने बच्चे भी देखेंगे तो ग्रेटिट्यूड की भावना धीरे धीरे काफी कम है, क्योंकि हमें भी नहीं है। अहम की भावना ज्यादा है और ग्रेटिट्यूड की भावना कम है, इसीलिए सारे रिश्तों में दिक्कत है, सभी चीजों में दिक्कत है। तो ग्रेटिट्यूड इज वन। सेकंड इज फीलिंग रिसोर्सफुल। हमेशा ये महसूस करना कि मतलब रिसोर्सफुल महसूस करते हैं तो फियर्स कम होते हैं। फिर ये भाव भी नहीं आता कि मैं कम कमा रहा हूं कि ज्यादा कमा रहा हूं। ये रिसोर्सफुल महसूस करते हैं, रिसोर्सफुल, अहम ब्रह्मास्मि। That is the kind of feeling that we should be having. On one side gratitude, on one side Aham Brahmasmi. Openness, which is, openness is again getting and understanding ideas and being able to work on them. वो भी कम होता है नॉर्मली। और ये वाला हिस्सा मुझे लगता है कि शिक्षकों में बहुत कम होता है, ओपननेस, क्योंकि वो इतनी आदत पड़ चुकी होती है उन्हें पढ़ाने और सिखाने की कि शायद सीखने की क्षमता जीवन से थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब एटलीस्ट आई सी दैट इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है उनको। कोई चेंज करना हो तो बहुत मुश्किल है उनसे चेंज करवा पाना कोई चीज। तो ओपननेस इज अनदर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरीलेसनेस मैंने नाम दिया क्योंकि मैं ग्रोथ बोलना चाहता था। मतलब ये चिंता का त्याग, व्हिच इज व्हाट, मतलब कर्म कर फल की इच्छा मत कर वाला जो है, वैसे मतलब अगेन शब्दों में बोलना आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें मुझे लगता है आपके एनवायरनमेंट में आपको मुझसे कहीं ज्यादा भैया जी और दीदी माँ के वचनों में मिलती रहती होगी। सो आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑन दिस पाथ एंड यू हैव टू बी थॉटफुल एंड अबव ऑल यू नीड टू रिमेन humble. So these are to my mind, if you do these 6 things, some of the other things, integrity etc. will also maybe happen. Conscious रहिए, मतलब मीटर में नापते रहिए अपने आप को कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो, जितना बेटर करने की कोशिश करेंगे, I think you will become better leaders. You are already, I think, as I said, teachers to my mind are otherwise better leaders compared to many others. मेरे ख्याल से कम भावना होती है थोड़ी कंपैरिजन की भी टीचर्स में, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ satisfaction from what they are doing, or if they are not getting that satisfaction they should try and get it. और इसकी बात नहीं करते अब, बस अब इसकी बात करेंगे। we need to transition from being a teacher to a guru. अब ये टीचर कौन होता है, गुरु कौन होता है, इसके ऊपर थोड़ा आप अपने आप अध्ययन मनन करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर। सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं, शायद मैंने पहले भी कहा ये दिस इज अ रोल व्हिच यू आर डूइंग 24 आवर्स ऑफ द डे। गुरु टीचेस थ्रू एंड बियॉन्ड वर्ड्स, थ्रू एंड बियॉन्ड वर्ड्स। तो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, जीना पड़ेगा, उस भाव को जीना पड़ेगा। Looks after the students in every facet of his life. अगर आप पुराने कुछ अपने जो पुराने जो हमारे ग्रंथ, मतलब जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप उनमें गुरुओं का वर्णन देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वन इज टॉकिंग अबाउट। और वो सब गुरु की फीलिंग हमें आ पाना इज समथिंग व्हिच वी वांट टू डू। अगर वो आएगी तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट इज वन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ अ गुरु, क्योंकि नेटवर्थ नापे बिना हम मानेंगे नहीं शायद, क्योंकि जीवन ऐसा है, हम समाज में रह रहे हैं।
हम नेटवर्थ मानते हैं, नेटवर्थ किसे समझते हैं? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अदरवाइज? टोटल ग्रॉस ऑफ इंडिविजुअल। अभी तो नॉट एन इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन, बट वैसे तो नेटवर्थ इज द मनी दैट वी हैव, राइट? आई मीन दैट इज द नेटवर्थ। लेट अस नॉट इंटेलेक्चुअलाइज। देखो इंटेलेक्चुअलाइज करने में क्या है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने लगते हैं, बड़ी दिक्कत है। सो नॉर्मली नेटवर्थ इज व्हाट यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल दिस थिंग। हम कहते हैं ना वो अंबानी की नेटवर्थ इतनी हो गई है, उसके इतने डॉलर की हो गई है, ये सब हो गया ये नेटवर्थ। बट टू माय माइंड नेटवर्थ, the way the guru should be looking at a net worth is not his financial capital alone. There are other capitals which are actually there. अगर हम उनको नंबर दे सकते, अगर हमारे पास कोई इंडेक्स होता नापने का, और अगर हम उनको मिला के बना पाते तो जरूर निकल आता। And this index is basically social capital. Social capital मतलब कितने लोगों से हमारे जानकारी है, कितने लोगों को हम जानते हैं, कितने लोग हमारे साथ खड़े होने को राजी हैं, दैट इज सोशल कैपिटल। सो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब दिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज अ ह्यूज एग्जांपल ऑफ सोशल कैपिटल, इजंट इट सो? दीदी माँ के पास फाइनेंशियल कैपिटल तो शायद नहीं रही होगी जब उन्होंने जीवन शुरू किया था। भैया जी रही थी क्या? चवन्नी भी नहीं होगी शायद। तो सोशल कैपिटल से फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड हुई है। सोशल कैपिटल समझते हैं? डू वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल कैपिटल? लोगों से जानकारी, लोगों को इकट्ठा करने की ताकत, लोगों के साथ रखने की ताकत। टीचर्स फॉर्चुनेटली आर इन अ पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशन दैट दे कैन हैव ह्यूज सोशल कैपिटल। I told you one example of social capital converting to financial capital just 10 minutes back. 2 crore rupees getting collected at the need time of the hour within 48 hours. मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रोफेशन में ये ऐसा हो पाता। Social capital. Respect, love, devotion, spiritual capital, emotional well-being, happiness index. ये 5-7 चीजें और शायद और भी कुछ थोड़ी बहुत हो, ये सबको मिलाएंगे तो हमारी नेटवर्थ हमें समझ में आएगी। घर जाके जरूर सोचना है इस बारे में कि हमारी नेटवर्थ है कितनी। Do you get my point? It is a very, very interesting fact. It will give you to a new level of happiness, a new level of enthusiasm when you understand that your net worth might be more than several people whom you see around yourself, whose financial capitals are larger. So, I think it is with this that I would like to end the discourse or the discussion, though it ended up being a one-way traffic because somehow ये यहाँ खड़े होके ऐसे बात सिर्फ ऐसे ही हो पाती है, वरना मैं तो कॉलर माइक लगा के अंदर घूमने में विश्वास करता हूँ। But thank you so much for listening attentively. I think you have 3 days to yourself. Please take this institution to new heights. This institution, believe me, is a great institution. I go to only places which I believe are doing good work. I just don't go to any other places because time is short and we need to be doing things which are important in life. ये एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो देश की सोच के से पहले ही देश की सोच के साथ चल रहा था, और अभी तो विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू मी। मैं इसी तरीके की एक मुहिम पैन आईआईटी के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ आईआईटीज में शुरू करने की, कि जहाँ अपने एजुकेशन सिस्टम को हम क्वेश्चन कर सकें और चेंज कर सकें, क्योंकि अभी देश में एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। अगर आईआईटी से लोग निकल के 80% लोग मेरी तरह मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं। 80% लोगों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अगर वो अपनी नेटवर्थ को अपनी गाड़ी की साइज से नाप रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे खड़े होके इस तरीके की बात लोगों के मुंह पे कह सकते हैं। तो मेरे जब आईआईटी के दोस्त इकट्ठे होते हैं तो मैं उनसे सबसे बोलता हूँ कि तुम मेरे को कहानी मत सुना ना, बीवी को जाके कहानी सुनाया करो, मुझे मत सुनाओ कि कितने सक्सेसफुल हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में। So we are an institution which can make that change happen.
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Thank you so much, sir, for enriching us. On behalf of the entire Samvit teams, I would like to thank you to groom all of us regarding leadership quality and make us comfortable to move on ahead confidently. Thank you so much, sir. So, huge round of applause for sir, please. I hope you people have learned number of things today. Yes? Yes. Not everybody is saying yes. So, delaying of train due to fog are two teams from Omkareshwar. They just joined now. So my heartiest welcome to Ritu Pawarji and Sarika Jainji. Please welcome them with your, clapping. Thank you. Now, it's a time to have a lunch break for 30 minutes in Palyam. So, a round of when we are going to meet here? After half an hour. Fine. So it's my humble request to my team of Vrindavan to please guide and assist all the family members, those who are with us. So regarding everything, whatever they want, they are in need. So please help them, please guide them, and please have a smile on your face. We are in a happy function right now. Thank you so much. Thank you. तुलसी के पौधे हैं जिन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना है। दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी के यही शब्द संविद गुरुकुलम के दर्शन का सार है। वृंदावन और नालागढ़ में स्थापित संविद गुरुकुलम के स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में गिने जाते हैं। We believe in creating an innate potential of our children with knowledge, advancement and spiritual learning that makes them not only a human being, that makes them a real human being. संविद गुरुकुलम की वृंदावन ब्रांच एक रिहायशी गर्ल्स स्कूल है। नालागढ़ संविद गुरुकुलम लड़कों के लिए है जो उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और सेवा भाव से परिपूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे की देखरेख आला दर्जे के शिक्षित और समर्पित अध्यापक गण करते हैं। स्मार्ट बोर्ड जैसे मॉडर्न उपकरणों के द्वारा छात्रों की कुशलता को बढ़ाया जाता है। हमारी हाईटेक रोबोटिक्स लैब्स बच्चों को प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैरियर बनाने के लिए तैयार करती है। सक्षम प्रोग्राम के तहत छात्र 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कृत्रिम हाथ पैर बना रहे हैं। संविद गुरुकुलम छात्रों को तमाम तरह के खेल कूदों की सुविधा प्रदान करता है ताकि वो बेहतरीन खिलाड़ी बने। अमेरिका और अन्य देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बच्चों को अलग अलग देशों की संस्कृति को जानने और एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर मिलता है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारे स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह की गतिविधियां भी कराई जाती हैं। स्कूल हॉस्टल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि छात्रों को उनमें पूर्ण शांति और आराम मिले। स्कूल मेस में उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है। पूज्य दीदी माँ जी और अन्य विद्वानों की संस्कारम क्लासेस छात्रों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करती है। ये क्लासेस उनमें एक मजबूत नैतिक चरित्र और देशभक्ति की भावना का निर्माण करती है। संविद गुरुकुलम वृंदावन को सीबीएसई के इलाहाबाद रीजन में तमाम स्कूलों में सबसे अव्वल पाया गया है और 2018-19 के सत्र में हुई 10वीं के बोर्ड इम्तिहानों में इसे देश में 5वां स्थान मिला है। उसके साथ साथ 2019-20 सत्र में 90% विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया है। संविद गुरुकुलम, वी ब्रिंग आउट द विनर इन यू। हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिन्हें